बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस मंच पर। इस सेशन में हमारे साथ रहेंगी अनीता कुंडू जी, जो ओएसडी हैं सीएम की, और पर्वतारोही भी वो हैं। तो अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। साथ ही इस सेशन में हमारे साथ रहेंगी निधि जैन, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सोनल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाइए, जिसमें 3 खास महिलाएं हमारे साथ रहेंगी जो अपने अपने फील्ड में अहम रोल प्ले कर रही हैं, और आप सभी के लिए, जो यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं हैं, उन सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हो सकती हैं। ओवर टू यू सोनल। बहुत शुक्रिया ममता। कैफी आजमी साहब की एक नज़्म है, मुझे लगा मौका है और नज़ाकत है तो उसी से शुरुआत करती हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस वक्त मंच पर जो नारी शक्ति हमारे बीच में है, सबसे पहले जोरदार तालियां। अलग अलग विधाओं से जुड़ी महिला आज हमारे साथ में हैं और अपने सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले हमारे बीच अनीता कुंडू पहली महिला ओएसडी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार बधाई दीजिए अनीता को। और अनीता से ही मैं सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। अनीता, आपको कैसा लग रहा है पहली महिला ओएसडी बनकर? सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल वुमेन कमीशन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत कार्यक्रम किया कि जहाँ से जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो सुनेंगी तो वो भी जागरूक होंगी। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पद मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे काम करना, कर्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं ग्राउंड लेवल पे हमेशा दिल से करती हूँ। मेरा मकसद ये है कि वो ग्राउंड लेवल के हालात बदलने चाहिए, जहाँ पर जिन विपरीत परिस्थितियों को मैं देखती हूँ, और ख़ासकर आज महिलाओं का प्रोग्राम है, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरा सबसे बड़ी मुझे जो आनंद आता है वो मुझे काम करके आता है। पद का मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं एक सिपाही हूँ, एक सिपाही के रूप में अपने देश के लिए हमेशा काम करती रहूँगी। रितु भाटिया मदान, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं आप। रितु जी, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना देखिए मुश्किल भरा होता है। जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं, जब कैसे वो पौधा फले फूलेगा, कब वो बड़ा होगा, उसको देखना भी अपने आप में एक आनंद होता है। आपने बिजनेस की शुरुआत करी, आपने एक चीज़ की शुरुआत करी, कहाँ से ये विचार मन में आया कि यस आई कैन डू इट? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन का, इंडिया न्यूज़ का, कि मुझे इतना सम्मान दिया, कि मुझे आज इस मंच पे बुलाया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज हम महिलाओं के लिए, और उसमें ये रिकॉग्नाइज़ करना, मुझे ये सम्मान देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस मंच पे आई हूँ मैं और अपने विचार प्रकट करने, और इससे अगर किसी भी एक महिला को या एक छोटी बच्ची को, किसी को भी कुछ प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया। तो जिन मुश्किलों की आप बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले शुरुआत हमेशा कठिन होती है, क्योंकि आप एज अ हाउस वाइफ या एज अ मदर या एज अ डॉटर इन लॉ या वाइफ, कुछ भी घर से स्टार्ट करना एक एफर्ट लगता है। तो मैंने एक जो मैं करती हूँ, मैंने एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, जहाँ पे सभी महिलाओं को मैं एक साझा मंच प्रदान करती हूँ। अपने जो भी उनका काम है, जो भी उनका प्रोफेशन है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हूँ, जहाँ पे वो आके एक अपना बिजनेस करें या अपना एक दिखाएं अपना जो हुनर है, जो टैलेंट है। तो उस एग्जीबिशंस में ज़्यादातर 95% महिलाएं ही होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। वेरी गुड, जोरदार तालियां। देखिए 95% पार्टिसिपेशन महिलाओं का होता है जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा कि फरीदाबाद में कुछ भी ऐसा कुछ इवेंट्स होते नहीं हैं जहाँ पे हम सारी जो एक
इतनी ग्राउंड लेवल पे या घर पे इतने लोग, इतनी महिलाएं हैं जो घर से ही अपना बिजनेस कर रही हैं, कोई छोटे लेवल पे, कोई मीडियम लेवल पे, जिनका कोई किसी को मालूम नहीं चलता, मतलब अपने आस पड़ोस के अलावा या परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलता। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इस तरह का एक कोई एग्जीबिशन या कोई इस तरह का मंच हम तैयार करें जहाँ पे सारी जो इस तरह की महिलाएं हैं जो घर से काम करती हैं उनको एक स्टेज मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो आके वहाँ अपना बिजनेस करें या एक अपना हुनर दिखाएं। तो तब मैंने सोचा कि अगर कुछ हम इस तरह का देंगे, फरीदाबाद में करेंगे, तो शायद उससे एक फरीदाबाद के लिए भी अच्छा होगा, बाकी लोगों के लिए, उन महिलाओं को भी एक अच्छा मंच मिलेगा। तो तब मैंने सोचा, तो इसी तरह मेरे एग्जीबिशन में काफ़ी महिलाएं आती हैं, कुछ ऐसे एनजीओज आते हैं जो महिलाएं ही चला रही होती हैं और जिसमें महिलाएं ही कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो उनको एक मतलब घर घर जाके अपना प्रोडक्ट्स बेचने से बेटर है उनको एक जगह मिले जहाँ पे हजारों लोग बिल्कुल एक सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मसम्मान उनका बनता है, एक उनकी इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरा कोशिश यही होती है कि हम किसी तरह भी एनकरेज करें, हम मोटिवेट करें महिला ठीक है। मोटिवेशन की आपने बात की। निधि जैन हमारे साथ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। निधि जी, मोटिवेशन शब्द बहुत खूबसूरत है, बड़ा आसान लगता है, बातें भी बहुत आसान लगती हैं, लेकिन असल में किसी की ज़िंदगी में मोटिवेशन लेकर आना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। कैसे आपने चुना इसको कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, लोगों को मोटिवेट करूंगी? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को वंदे मातरम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर होना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं समाज के कार्यों में रहती हूँ, भारत विकास परिषद के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरा जो दायित्व है वो भी महिला एवं बाल विकास, ये करके मेरे पास दायित्व है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी बाई चांस जब हम लोग का बोलना शुरू हुआ तो जो बच्चियाँ बैठी हुई थी वो किसी कारण से शायद चली गई हैं। तो मेरा मेन तो रहता है छोटी बच्चियों के साथ ही मैं इंटरेक्ट करूं, गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन मुझे बहुत पसंद भी है, बच्चों के साथ स्कूल में जाकर कार्यक्रम करना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करना किसी को मुश्किल होता है। सबसे मुझे जो आसान तरीका लगता है कि अगर हम जैसे अब इतना सारा क्राउड बैठा है, लेकिन मेरा आई कांटेक्ट जिसके साथ होगा ना, वो मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप से ही जो मैं चाहती हूँ, जो मैं उनको कहना चाह रही हूँ, वो समझ जाएंगी। बट इतने लोगों में, इतने सारे लोगों में मुश्किल होता है कि हम किस किस के साथ आई कांटेक्ट करें, किस किस को मैं अपने दिल तक के तार के साथ जोड़ूं। बट ये हो जाता है जब जितनी आपकी इच्छा शक्ति होती है बोलने वाले की, वो वहाँ तक पहुँच जाती है, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्राउड हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो चाहती हूँ आप बस पंडाल में हर व्यक्ति से नज़रें मिलाकर बात करें, क्योंकि हमारे सबके जीवन में ना कहीं मोटिवेशन की कमी है। हम हारते हैं ज़िंदगी में, है ना, और वो हार हम पर हावी ना हो, इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आप बधाई की पात्र हैं निश्चित तौर पर। अनीता हमारे बीच में है। देखिए, अनीता के बारे में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। मैं खुद अनीता से जुड़ी हुई हूँ, अब सोशल मीडिया पर भी, और बहुत समय से जानती हूँ। कभी चूल्हे पर रोटी बनाते हुए तस्वीरें आती हैं, कभी बैलगाड़ी पर जाते हुए तस्वीरें आती हैं, और कभी दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराते हुए उन चोटियों से तस्वीरें आती हैं। ये किसी भी प्रदेश के लिए फख्र की बात है कि आप चूल्हे चौके से निकलकर जब एक दुर्गम पहाड़ों को चुनती हैं अपने लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो निर्णय रहता होगा अनीता? सोनम जी, बहुत सारे पत्रकार साथी या बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी, 2 रास्तों से इतना मुश्किल काम कैसे कर लिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जब मेरी 12 साल की उम्र थी, मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठा। मेरी माँ विधवा थी, चारपाई पे थी, बीमार थी, सब बहन भाई छोटे थे। और जो 13वीं के बाद, जो हमारे 13 दिन के बाद जो मंजर, जो हालात, जो सिचुएशन मैंने देखी, एक 12 साल के बच्चे के सामने शादी का एक प्रस्ताव आ जाना, 3 गुना लड़के के साथ शादी की तैयारियां हो जाना, घर में अपनी माँ को बीमार छोड़ करके कैसे वो बच्चा माँ से दूर जा सकता है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन वहाँ तो लड़की दिखाई दे रही थी। मुझे ये लगता है
वो हालात, वो सिचुएशन जब मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, मुझे उससे बड़ा एवरेस्ट कोई नहीं लगता जिनसे मैं लड़ी और उन बाधाओं से मैंने पार पाया। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, हमारे देश के अंदर जिस लड़की के साए सिर से, खासकर ग्रामीण परिवेश में, अगर पिता का साया सिर से उठ जाता है, बाप दुनिया से चला जाता है, तो वहाँ पर हर आसपास में मामा, फूफा, चाचा जो रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाते हैं जो सबसे अटका हुआ होता है। वो ये सोचते हैं कि भाई जो ये बच्ची है, ये हमारा जो साड़ा है, हमारा फलाना है, ये है, इसका रिश्ता नहीं हो रहा, कि कारणवश से इसके शरीर में दिक्कत है, क्यों न इसका बाप मर गया बेचारी का, इस लड़की को वहाँ पर शादी कर दी जाए। और मैं इस हालात को बदलना चाहती थी, मैं इन हालातों से लड़ना चाहती थी। और मुझे वो बचपन के विचार, मेरे घर का जो माहौल रहा, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हूँ, किसान फैमिली से। मेरे घर में लाइट नहीं थी, हम खेत में रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिया लगाते थे तब जाकर के हम पढ़ते थे। बिल्कुल मतलब एक साधारण किसान की मैं बेटी थी। ऐसे हालातों में मुझे मेरे जीवन में जो काम आए, वो सबसे मेन चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी की 2 पंक्तियां हैं जो वास्तव में मुझे मेरे जीवन में, मैंने उनको लागू किया कि आपके विचार, आपके थॉट, आपके परिवार का माहौल, आप संसाधन कैसे, वो इतने मैटर नहीं करते जितने मैटर आपकी फैमिली के विचार मैटर करते हैं। हमेशा मेरे परिवार ने मुझे देशभक्ति से संबंधित कहानियां सुनाई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, भीमराव अंबेडकर, वहां पर सावित्रीबाई फुल्ले को पढ़ाया कि एक ऐसी महिला जिन्होंने हमारे देश के लिए शिक्षा का आंदोलन शुरू किया और उन्होंने महिलाओं की अलग जगाई। स्वामी विवेकानंद दयानंद के बारे में बताया कि वो हस्तियां जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए, महिलाओं के दहेज के खिलाफ जो प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, उनके खिलाफ लड़े। मेरी शिक्षा गुरुकुल से रही है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे भी हमारे सामने कोई बाधाएं आती है, चुनौतियां आती है, हालात आते हैं, वहां पर हमारे विचार बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, हम विचारों से कितने मजबूत हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं।